नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपने पिछले कई दिनों में पढ़ा होगा, सुना होगा किस तरह से अर्नब गोस्वामी को बालाकोट हमले के बारे में पहले से ही मालूम था और 3 दिन पहले वो ये कह रहा था कि भारत कोई बड़ा हमला करेगा, बड़ा कदम उठाएगा। यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो सीक्रेट्स हैं वो एक पत्रकार को लीक किए जा रहे थे, बाकायदा एक राष्ट्रवादी सरकार में बैठे हुए लोगों के जरिए। लेकिन अगर इतना ही काफी नहीं था तो एक और बड़ी खबर आई है, वो ये कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में, सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन के भीतर 4 से 5 किलोमीटर अंदर आकर बाकायदा एक गांव बसा लिया है। सिर्फ गांव बसा भी नहीं लिया है, एक हंसता खेलता ऐसा गांव बसा लिया है। अब ये देखिए कि यहाँ पर 100 घर बन गए हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग रह सकते हैं। इतने बड़े ये घर हैं। यानी कि अब भारत की जमीन पर न सिर्फ कि कब्जा किया गया बल्कि वहां बाकायदा घर बनाए गए और वहां चीनी लोगों को लाकर बसाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर एक नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है भारतीय जमीन पर कब्जे का। और ये हो रहा है हमारी आंखों देखते हुए, जब भारत की सरकार ये कह रही है कि कुछ भी नया नहीं हुआ है। किरण रिजिजू ने बाकायदा, सरकार में जो मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, राहुल गांधी ने जब भी पूछने की उनसे कोशिश की कि आखिर सरकार क्यों सोई हुई है, तो कहा ये पहले से ही कांग्रेस पार्टी के समय से ही इस पर कब्जा था। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी ने किया वही बीजेपी भी कर रही है, तो आखिर नई सरकार को हमने क्यों चुना है। तो इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है कि चीन ने 2019 के मुकाबले 2020 में यहाँ एक बड़ी जो मिलिट्री पोस्ट है वो भी बना ली है। और ये सारा काम हुआ है जबकि पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही थी, इस पेंडेमिक से जूझ रही थी। उस दौरान ये तमाम काम हुआ कि 1 साल के भीतर ही यहाँ 100 घर बना लिए गए। शशि थरूर ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस गांव का उद्घाटन करने भी जाएंगे। जाहिर एक तंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार इस दौरान क्या कर रही है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गांव बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने सरकार से अपील कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर, यानी जिनकी सरकार है केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में, बेशतर राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का सांसद इतना मजबूर और इतना हेल्पलेस नजर आ रहा है कि वो नेशनल टेलीविजन में आकर, खासकर एनडीटीवी पर मैंने उनको सुना आकर कह रहे हैं कि एनडीटीवी के जरिए से वो अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो क्लेम है, हमारा जो कब्जा है, उसको सरेंडर ना किया जाए। क्या मायने हैं इन तमाम चीजों के, किस तरह से इनको देखा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा से लगातार एक ऐसी सरकार समझौता करती हुई नजर आ रही है जो अपने को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार कहती है। और सिर्फ जवाब इतना दिया सरकार ने कि वो अपनी तरफ बना रहे हैं, हम अपनी तरफ बना रहे हैं। यानी ये कहने की कोशिश है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया जरूर हो सकता है लेकिन दोनों अपनी अपनी जमीन पर ही बना रहे हैं। मेरे साथ प्रवीण साहनी जी मौजूद हैं जो कि जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और एडिटर हैं डिफेंस मैगजीन फोर्स के। प्रवीण स्वामी जी, स्वागत है आपका द वायर पर। सबसे पहला सवाल मेरा कि क्या आप, जब आपने ये खबर सुनी, ये न्यूज ब्रेक जब हुआ, तो क्या आप बहुत हैरान हुए? देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, बिकॉज जो पीएलए है वो स्टेटस कोइस्ट नहीं है। वो ये नहीं है कि एक जगह बैठ गई तो कुछ नहीं करेगी। और जो उन्होंने किया है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये किया है, जैसे कि अभी मोदी सरकार बता रही है कि ये जो एरिया था जहां पर उन्होंने एक गांव बना दिया है कुछ 100 लोगों का, हमारा एरिया है उसके अंदर कोई अबाउट 4.5 किलोमीटर, सरकार बोलती है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। बट हुआ क्या है, उन्होंने डिस्प्यूटेड एरिया को अपना एरिया बना लिया है। अब वो डिस्प्यूटेड नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने वहां विलेज बसा दिया है। तो वो अरुणाचल प्रदेश में विलेज बसा रहे हैं, वो ऊपर लद्दाख में बसा रहे हैं, दौलत बेग ओल्डी पे उन्होंने वहां अपने बनाना शुरू कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एरिया में बना रहे हैं। हम कह रहे हैं हम भी बना रहे हैं अपनी रोड, पर हम अपने एरिया में बना रहे हैं, वो हमारे एरिया में बना रहे हैं। तो इसमें वो 2 चीजें आपको दिखा रहे हैं साफ। पहली बात, वो आपको ये बता रहे हैं, अब आप सोचिएगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सरहद पे गए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि चाइना का नाम नहीं लिया, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं चलेगी, वो दिखा रहे हैं कि चलेगी। वो दिखा रहे हैं कि देखिए ये अब हमारा एरिया हो गया। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने एक जो बातचीत हुई उनकी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ, उसमें उन्होंने कहा
कि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी और मल्टीपोलर रीजन होगा। वो बता रहे हैं कि मल्टीपोलर रीजन नहीं होगा, और वो प्रेशर डाल रहे हैं इंडियन आर्मी के ऊपर रोज, क्योंकि इंडियन आर्मी उनके एरिया में नहीं जाएगी, पर इंडियन आर्मी को अपनी सरहद को प्रोटेक्ट करना है, और वो अरुणाचल में ही 2000 किलोमीटर है। इसीलिए जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि साहब ये बताइए मोदी सरकार आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो उनकी स्ट्रैटेजी हमें दिख रही है, पर यहां से कुछ नहीं दिख रहा है। प्रवीण जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और जानने की कोशिश करें कि कितना गंभीर मुद्दा है, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इसके मायने क्या हैं। जो रिपोर्ट्स में पढ़ रही हूँ वो ये है कि 1 साल के अंदर ही, यानी कि अगर हम इसको बहुत गंभीरता से और बारीकी से देखें तो सिर्फ कोविड-19 के वक्त जहां पूरी दुनिया में पैंडेमिक से लोग परेशान थे, चीन हमारी जमीन पर गांव बसा रहा था, 100 घर बना लिए हैं कम से कम, जिसमें हजारों लोग बसाए जा सकते हैं। तो क्या ये लोग लाके बसाए जाएंगे कि इसे एक हंसता खेलता बसा हुआ चीन माना जाए, वो भी भारत की जमीन के अंदर? इसके मायने क्या है? जब आप एक रेजिडेंशियल यानी घर बना रहा है, ऐसा नहीं है, मिलिट्री पोस्ट तो है ही, मिलिट्री पोस्ट की भी खबर आ रही है कि पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा डिफाइंड मिलिट्री पोस्ट बनाई जा रही है या बन चुकी है, लेकिन घर बसाने का क्या मतलब होता है? चीनी लोगों के वहां रहने का क्या मतलब होगा? देखिए, उसका मतलब बहुत सीधा है। वो वहां से लोगों को अपने ले आएंगे, वहां बिठा देंगे। उनकी पीएलए जो आर्मी है वो उनको सपोर्ट कर सकती है। उन्होंने आपको साफ बता दिया है कि जो आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं चलेगी, जो डिस्प्यूटेड एरिया था उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है, ये अब डिस्प्यूटेड नहीं रहा है। यहाँ पर एक विलेज, एक खुशहाल हमने गांव बना दिया है। वो ये कर रहे हैं, वो आपको साफ बता रहे हैं कि आपको आपको उन्होंने बेसिकली बिल्कुल अननर्व कर दिया है। आपको, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उनकी अगर आप स्ट्रैटेजी देखिए, उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़े लेवल पर 27 साल पुराना जो हमारा एग्रीमेंट था 1993 का, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब 1959 हमारी नई लाइन बन गई है, वो उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद हमारे एरिया में आके बैठ गए हैं और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उधर नहीं जा रहे हैं। हमारी सरकार बोलती है कि साहब हम भी बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। साहब अब तो अपने एरिया में बना रहे हो, वो आपके एरिया में बना रहे हैं। फर्क देखिएगा दोनों बातों को। नहीं, लेकिन प्रवीण जी, एक बात बताइए मुझे कि जब ये रिपोर्ट्स बाहर आई तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चौंक गई? उनका जो रिएक्शन था वो भी चौंकाने वाला नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि हमने पता चला है, हमें इस पर हम कदम उठाएंगे। उनका ये कहना था कि देखिए, सिंपल बात ये है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि वो अपने एरिया में बना रहे हैं, हम अपने एरिया में बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसका एक सरलीकरण कर दिया गया है कि ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि किरण रिजिजू जो कि खुद अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से लोकसभा के मेंबर हैं बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट किया राहुल गांधी को जवाब देते हुए, और उन्होंने कहा कि जिन लोकेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस जगह का, वो चाइना के कब्जे के अंडर पहले से ही रहा है। कांग्रेस के टाइम पर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी उनके अंदर था। एक उन्होंने बाकायदा और दूसरे जो है प्रत्यारोप लगा दिया और ये कहा कि एक राष्ट्रीय नेता को, राष्ट्रीय स्तर के नेता को इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी नहीं उनको मालूम है, इतने सेंसिटिव फैक्ट्स भी उनको नहीं मालूम है। क्या ठीक कह रहे हैं किरण रिजिजू? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है, हमारी सरकार अपने ही ऑपोजिशन पार्टी के साथ लड़ रही है क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये इशू ये नहीं है कांग्रेस और बीजेपी सरकार किसके टाइम पे क्या जमीन गई। समझने की कोशिश करिएगा, शी जिनपिंग एक सेंचुरी में पहला ऐसा लीडर है जो बहुत असर्टिव है। आज की डेट में चाइना के पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर है। हिंदुस्तान, मैं कहता हूं दावे के साथ, हिंदुस्तान उनसे लड़ाई नहीं कर सकता है। ये जो आपके जनरल्स बोलते रहते हैं वो गलत है। हमारे पास वो काबिलियत ही नहीं है उनसे लड़ाई करने की। लड़ाई एक अलग लड़ाई है। तो इसलिए अगर आप इस सारी बात को छुपाना चाहते हैं, देखिए मैं भी नेशनलिस्ट हूं, मैं भी देश से प्यार करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत अफसोस होता है देखकर कि आप चाइना के साथ अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। और जहां तक किरण रिजिजू साहब का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज से 14 या 12 या 13 साल की बात है, मैं इनसे मिला था।
जब ये सरकार नहीं बनी थी, सरकार में नहीं थे, इन्होंने ही मुझे कहा था, और वो आज भी मेरे पास रिकॉर्ड पर है, कि ये चाइनीज की स्ट्रैटेजी है कि हम धीरे धीरे करके सारी जमीन लेते रहेंगे और हम अंदर घुसते रहेंगे। उस समय खेल खेलने से कुछ नहीं होगा। हमारे टेलीविजन से बात हो रही है कि साहब कांग्रेस के टाइम पे कितना हमने खोया, बीजेपी के टाइम पे कितना खोया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, रिपोर्ट्स कह रही हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख क्राइसिस जब शुरू हुआ था वो हमने खो दिया। अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये एक विलेज जो डिस्प्यूटेड एरिया था पहले, अब वो उनका एरिया बन चुका है, और ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। नहीं, लेकिन प्रवीण जी, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी और दुख भी है कि आप लगातार पिछले कई महीने से आपका वक्तव्य बिल्कुल आप ये मेंटेन कर रहे हैं कि भारत बिल्कुल पूरे तरीके से असहाय है, मजबूर है, भारत कुछ नहीं कर सकता है। ये क्लास में आपने ये भी उदाहरण दिया था कि क्लास में एक बुली है जो आपका टिफिन छीन लेता है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं कर सकता है दूसरा, क्योंकि वो कमजोर है। आप अभी भी ये बात कह रहे हैं, यानी कि एक ऐसी सरकार जो बहुत मजबूत सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, जिनके प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं उन्हीं के शब्दों में 56 इंच का उनका सीना है, राष्ट्रवाद पे ये पार्टी बाकायदा इलेक्शन जीतती है, लेकिन इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गांव का बयान आया है, और मैं एनडीटीवी पर ही उनको सुन रही थी, अरुणाचल प्रदेश से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एनडीटीवी के जरिए ये गुहार लगाना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारा क्लेम सरेंडर ना किया जाए। तो वो किससे गुहार लगा रहे हैं, किससे अपील कर रहे हैं वो? देखिए, इसका जवाब तो मोदी सरकार ही दे सकती है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। पर जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपको यह बता दूं कि लद्दाख एक तरीके से बहुत बड़ा सरप्राइज था सरकार के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए, क्योंकि मिलिट्री कभी तैयार हुई नहीं थी लद्दाख के लिए चाइना की तरफ। हम हमेशा पाकिस्तान की तरफ लगे रहे। जब प्राइम मिनिस्टर आए भी थे, मुझे याद है 2014 में उन्होंने आते ही बता दिया था कि जो हमारी मेन थ्रेट है, जो हमें खतरा है बाहर से, वो आतंकवाद का है। ये उन्होंने हमें बता दिया था। तो वो फौज वही लड़ रही थी, एयरफोर्स भी वही करना चाह रही थी। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि देखिए, आज की डेट में जो चाइना की मिलिट्री है, वो अमेरिका की मिलिट्री का टक्कर दे रही है उसको। अमेरिकन सोच रहे हैं कि ये हमसे आगे निकल गए हैं कुछ एरियाज में। तो अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको सिर्फ जो असलियत है वो दिखा रहा हूं। मैं गुमराह करने की लोगों को कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, आप पीछे रह गए हैं, मिलिट्री पावर में, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हैं। आप आज की डेट में पीएलए से नहीं लड़ सकते हैं, तो आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। वही जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब आप स्ट्रैटेजी बताइए क्या है। वो बाहर वाला आके, जो फ्रेंच है जिसके साथ आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जो क्वाड है, या जो अमेरिका है, वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो आज जब बनाते हैं विलेज, तो अमेरिकन आके उसको नहीं उड़ाएंगे, वो आप ही को कुछ करना है। तो ये मैं कह रहा हूं कि साहब स्ट्रैटेजी बनाइए। नहीं तो प्रवीण जी, इसका क्या मतलब है? मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मान लेते हैं कि आज को भाजपा की सरकार नहीं होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, मिलीजुली सरकार होती, तो क्या वो सरकार बजाय इसके, वो पार्टी बजाय इसके कि इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, इसका सरलीकरण करने की कोशिश करे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ताकि घरेलू राजनीति पर असर न पड़े? क्योंकि ये 4.5-5 किलोमीटर भारत के अंदर जमीन पर बनाया है। अगर ये 40-50 किलोमीटर भी बना देगा, अगर गलवान घाटी वाला किस्सा भी हो जाएगा, जिसमें आपने बताया कि इतना बड़ा एरिया है कि दिल्ली के बराबर मान लिया जाए, तो तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो पार्टी होती तो क्या करती? क्या यही एटीट्यूड होता? क्योंकि हमारी नहीं, वो ये नहीं करती, वो ये नहीं करती पार्टी। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इतने साल से यूपीए ने भी सरकार उनकी रही है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज नहीं चलेंगी। जब मोदी साहब 2014 के इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, ये पहले थे प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जिन्होंने साफ कह दिया था कि चाइना के साथ हम उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब आप शुरू से ही उसको धमका रहे हैं, और ये समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए अच्छा लगता है। पर वो चाइना इस बात को, या तो आप ये करिए ना, अगर 2014 में आपने मन बना लिया था कि आपको चीन को रोकना है, तो आप बोलिएगा, पर साथ में मिलिट्री पावर भी तो बनाइए। वो आपने बनाई नहीं।
तो मेरे हिसाब से अगर यूपीए की सरकार होती तो वो ये कदम ही नहीं उठाती, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी बनाती और एक कोऑपरेशन ढूंढ कर रास्ता ढूंढती और साथ साथ ये देखती कि किस तरीके से हम अपनी मिलिट्री पावर भी बढ़ाए, जी ये करती वो। जी हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि खामोखा शेखी बघाड़ने से कुछ नहीं होगा और एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक रणनीति होना चाहिए, जो कि शायद जो घरेलू राजनीति है उसके मद्देनजर मोदी सरकार ये स्वीकार भी नहीं करना चाहती है कि वो मजबूत नहीं बल्कि सबसे कमजोर सरकारों में से एक नजर आ रही है, जब एक के बाद एक चीन और खासकर ऐसे नाजुक वक्त में जब अंदरूनी घरेलू हालात भी बहुत बेहतरीन ना हो, जब आर्थिक हालात भी बहुत खराब हो, उस दौरान ये सारा काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।